सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लेखक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक के समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। ये ध्यान देंगे, टीजीटी, पीजीटी आदि की परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए व्याकरण विषय की इस पुस्तक को सर्वकार ने पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे व्याकरण संबंधी जो सामग्री की तैयारी करने के लिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, यही पुस्तक है। इसके आधार पर संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण एवं प्रत्याहार का परिचय, ठीक है, और आगे और भी ये चीजें दी हुई हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आपको अभी तक इस YouTube चैनल पर आपको सारी संधियां पढ़ा दी हैं। इसकी जो संधियां हैं, सारी संधियां मैंने पढ़ा दी हैं। आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। कारक प्रकरण मैंने इसका पूरा पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे भी लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीसरा हमारा समास का प्रकरण अभी चल रहा है, ठीक है। समास का प्रकरण चल रहा है। समास के प्रकरण की हमने 9 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। तृतीया तत्पुरुष तक हमने पढ़ लिया है। आज हम कक्षा संख्या 10 आपको पढ़ाएंगे और चतुर्थी, पंचमी आगे के जो समास हैं उनको पढ़ेंगे। ये टीजीटी पीजीटी के व्याकरण विषय की तैयारी करने के लिए हमारे जो छात्र हैं, जो इस पुस्तक को स्वयं पढ़ करके नहीं समझ पाते हैं, उन लाखों पाठकों के, लाखों तैयारी करने वाले हमारे जो संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत भाषा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन यापन को संस्कृत भाषा से अच्छी प्रकार से चलाना चाहते हैं, उनके सहयोग के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। इसलिए मित्रों, मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन ये है कि समास प्रकरण की हमने कॉलम में एक कॉलम बना दिया है प्लेलिस्ट में, टीजीटी पीजीटी संपूर्ण समास प्रकरण डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। वहां पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। आपसे मेरी गुरुदक्षिणा, फीस, शुल्क आपसे मेरा यही है कि आप इस कक्षा को स्वयं पढ़ें और अपने परिचित लोगों में शेयर करके पहुंचाएं। यदि आप प्रत्येक पाठक हमारा प्रत्येक कक्षा को 100 लोगों तक शेयर करके पहुंचा देते हैं तो आपकी गुरुदक्षिणा हमारे पास में आ गई है। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु जिस प्रकार से हम अपना संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए अपना उत्तरदायित्व, कर्तव्य समझ रहे हैं, ठीक आप भी वैसा ही समझें, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार तभी होगा कि जब हम इसकी सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। ये पुस्तक यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप अपने आसपास की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, तो कक्षा 10 को पढ़ते हैं और आप अन्य जो प्रकरण मैंने पढ़ा दिए उनका भी लाभ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा चल रहा था तृतीया तत्पुरुष समास, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। ये तृतीय तत्पुरुष समास था।
इसको हमने पढ़ लिया पूरा। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके आगे का जो समास है, चतुर्थी तत्पुरुषः। चतुर्थी तत्पुरुष समास को देखते हैं इस पुस्तक में किस प्रकार से बताया है। ठीक है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी कहते हैं कि जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे, चतुर्थी विभक्ति में रहे का मतलब है पूर्व शब्द, पूर्व माने पहले वाला शब्द, बाद वाला नहीं, पहले वाला शब्द चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ हो, तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोष्ठक में, जो किसी से बनी हो या बनती हो, माने कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, वो किसी से बनता है, ये अर्थ आना चाहिए, किसी से बनता है, ऐसा अर्थ प्रकट होना चाहिए। मानिएगा ये कुर्ता है, ये कुर्ता किससे बना है? कपड़े से बना है। ठीक है, कपड़ा किससे बना है? कपास से बना है, कॉटन से बना है। इसी प्रकार से घड़ा होता है, वो किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो इस प्रकार का अर्थ ज्ञात हो रहा हो जब कोई वस्तु जो किसी से बनी है या बनती हो, उस वस्तु को कहने वाला शब्द चतुर्थी में आवे। ठीक है, और जिस पदार्थ से बनी है उस पदार्थ को कहने वाला शब्द जिससे वह बनी है वह उसके अनंतर आवे, माने बाद में आवे। इस स्थिति में ये समास होता है मुख्य रूप से। ठीक है, उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाए, जैसे यूपाय दारू, क्या है? यूपाय दारू, यूपदारू। यहां पर आप देखेंगे ये यूप का अर्थ होता है खंबा। यूप का अर्थ क्या होता है? खंबा, पोल होता है। ठीक है, बिजली के पोल हैं, कोई भी यूप है लकड़ी का। तो यूप, और ये दारू का अर्थ होता है, दारू माने शराब नहीं, दारू का अर्थ है लकड़ी। ये क्या है? यूप का अर्थ होता है खंबा, और दारू का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। चलिएगा, अब आपको दिखेगा तो देखिएगा, ये जो खम्मा है वो किससे बना है? दारू से बना है, लकड़ी से बना है। तो कहा कि जो पदार्थ जिससे बनता है, तो जो बनता है वह तो चतुर्थी में होना चाहिए, तो ये चतुर्थी में है खम्बा को कहने वाला शब्द। और जिससे बना है वो उसके अनंतर होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, यहां पर है। तो समास हो गया यूपदारू। यूपदारू का अर्थ हो गया खंबे के लिए लकड़ी, माने जिससे खंबा बना है वो लकड़ी। ठीक है, कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका माने घड़े के लिए मिट्टी, जिस मिट्टी से घड़ा बनाया है, अर्थात वो मिट्टी क्या कहलाती है? कुंभ मृत्तिका। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, इस प्रकार से समास होता है। ठीक है, और दूसरा यहां पर अब देखिएगा, अब आगे कह रहे हैं कि चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ बलि हिता सुखा
तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष बनाते हैं। एक तो ये वाली कंडीशन में समास होता है, ठीक है। इसके अलावा अर्थात ये यहीं पर दिया तदर्थे ऐसी में दिया है। इसका एक सूत्र है, ये 4 नंबर लिखा हुआ है, सूत्र है नीचे। सूत्र क्या है? सूत्र महर्षि पाणिनि का है, उसी को उन्होंने हिंदी भाव में दिखाया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने। सूत्र क्या है? चतुर्थी तदर्थार्थ बाल्य हेता सुखा रक्षित, ये सूत्र है, ठीक है जी, बोलो सूत्र है। ये चतुर्थी है, चतुर्थ्यंत पद, तदर्थ और अर्थ, ठीक है। तदर्थ का तो हमने पढ़ लिया, एक अर्थ शब्द और है, वो यहां पर नहीं दिखाया है, ठीक है, यहां वो छूट गया है। अर्थ और बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों के साथ भी समास होता है। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं। तदर्थ का अर्थ होता है ये वाला जो ये बताया था आपको अभी, ये तदर्थ है। तदर्थ माने उसके लिए, खंबे के लिए, घड़े के लिए मिट्टी, तदर्थ का अर्थ होता है, ठीक है। यहां पर एक अर्थ सूत्र में अर्थ शब्द और है, वो छूट रहा है। यहां पर अर्थ शब्द के साथ में भी क्या, अर्थ शब्द के साथ में भी चतुर्थ्यंत शब्द का समास हो जाता है और वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे द्विजाय अयम इति द्विजार्थः, इसका विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करते हैं तो कैसे करते हैं? अर्थ शब्द के साथ विग्रह नहीं करते, इदम शब्द लगा करके करते हैं। यदि पुल्लिंग को कहना है तो इदम का पुल्लिंग का रूप आएगा, स्त्रीलिंग को कहना है तो स्त्रीलिंग आएगा, नपुंसकलिंग को कहना है तो नपुंसकलिंग आएगा। भी मैं समझा देता हूं। जैसे द्विजाय अयम माने द्विज के लिए, द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, इनके लिए, क्या द्विज के लिए, अयम माने यह कोई पदार्थ है, पुल्लिंग वाची है, माने उसके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अयम लगा दिया। तो वो उसको क्या बोलेंगे? द्विजार्थः। ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर कोई ऐसा भी कर सकते हैं, यदि ऐसा करेंगे द्विजाय इयम, द्विजाय इयम इति, फिर क्या बनेगा? ये स्त्रीलिंग को कह रहा है, कोई पदार्थ है वो स्त्रीलिंग है, तो फिर बनेगा द्विजार्था। ये ध्यान देंगे यहां पर, इतना आप विशेष ध्यान देंगे। द्विजार्था स्त्रीलिंग में आ जुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों? यहां पर ये पुल्लिंग था इसलिए पुल्लिंग आ गया, यहां ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग आ गया, द्विजार्था, ठीक है। यदि यहां पर आप कर देंगे इदम, कर देंगे इसके स्थान में, क्या कर देंगे? इदम कर देंगे, द्विजाय इदम, द्विजाय इदम माने इदम ये कोई नपुंसकलिंग पदार्थ है, उसको कहा जा रहा है। द्विज के लिए यह पुस्तक कह सकते हैं, पुस्तक नपुंसकलिंग है, तो द्विजार्थम होगा। फिर क्या होगा? द्विजार्थम। ये इस प्रकार से होगा, जो वस्तु कही जा रही है माने के लिए, तो वो जो के लिए, जो जिसके लिए जो वस्तु है उसका जो लिंग होगा उसके अनुसार ही यहां पर शब्द में समास होने के बाद में, यदि पुल्लिंग है तो राम के समान होगा, स्त्रीलिंग है तो रमा के समान होगा, और नपुंसकलिंग है तो क्या होगा? गृहम के समान। इतनी मोटी बात आपको आराम से समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
और वैसा ही हम विग्रह करते हैं, ठीक है। और देखिएगा, भूतेभ्यो बलिः इति भूत बलिः, माने प्राणियों के लिए बलि माने टुकड़ा रोटी आदि का। तो यहाँ पर बलि के साथ समास हो गया, ठीक है। चतुर्थी है ये, तो भूतेभ्य। ब्राह्मणाय हितम इति ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण के लिए हित, हितकारी कोई पदार्थ या हित, वो ब्राह्मण हितम कहलाएगा, तो चतुर्थी आ गई। इसी प्रकार से गोहितम, गोहितम माने गोभ्यः हितम गोहितम, गोसुखम गोभ्यः सुखम गोसुखम, गायों के लिए सुख, अथवा गौ, गो शब्द इंद्रियवाची भी है, तो इंद्रियों के लिए जो सुख। गोभ्यः रक्षितम गोरक्षितम इत्यादि, ये हो गया आपका चतुर्थी का। इनका साथ में समास होता है, ये ध्यान देंगे, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। इसके लिए ये सूत्र है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये विशेष बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। नोट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बात मैंने आपको पहले समझा दी अभी, अब यहां समझ लीजिएगा। अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं चतुर्थी वाले, ठीक है, वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास कहते हैं। वैसे चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या है, विकल्प से होता है। क्या होता है, विकल्प से। आप विग्रह वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यूपाय दारु और यूपदारु, ये दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप। ये भी प्रयोग कर सकते हैं और ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कुंभाय मृत्तिका, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, परंतु कह रहे हैं कि जो अर्थ के साथ में यहां जो समास है ये वाला, ये नित्य समास है, केवल अर्थ वाला ही, बस अर्थ शब्द के साथ जो समास होता है वो नित्य समास होता है। क्या होता है, नित्य समास। ये ऐसा ही द्विजाय अयम ऐसा प्रयोग नहीं होगा, द्विजार्थः भी प्रयोग होगा। इस बात को बताने के लिए कहा, यहां पर इन्होंने नोट विशेष किया है कि होते हुए भी नित्य समास होता है। हाँ चलिएगा, तो कहते हैं क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता। देखिएगा जो विग्रह था उसमें क्या है, हमने इदम शब्द लाना पड़ा था, अर्थ के स्थान पर इदम शब्द लाना पड़ा था। इसलिए जो अश्वपद विग्रह वाले जो समास होते हैं वो नित्य होते हैं। उन समस्त पदों का लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। अब जो समास हो जाएगा द्विजार्थ का, वो जिसको कहेगा उसके अनुसार उसका लिंग होगा। ये मैंने समझाया था अभी आपको। नपुंसक लिंग को कहेगा तो नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्री को कहेगा तो, और पुल्लिंग को कहेगा तो पुल्लिंग होगा, जैसे मैंने दिखा दिया तीनों। इसके लिए क्या है, नंबर 1 टिप्पणी लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा, नीचे मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर ये वार्तिक है एक, ये वार्तिक ये बात कहता है कि ये नित्य समास होता है, वार्तिक से होता है। अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगता चेति वक्तव्यम।
ये वार्तिक ने कहा कि अर्थ शब्द के साथ जो समास हो रहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास, वो क्या है? नित्य समास। नित्य समास है। कैसा है बोलो? नित्य समास, उसको जानना चाहिए। और विशेष लिंगता, और विशेष लिंगता माने विशेष के अनुसार उसका समस्त पद का लिंग होता है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई, ये वार्तिक से नियम निकलता है, नित्य समास और विशेष के अनुसार लिंग। ठीक है जी, बोलो। चलिए, तो आज की कक्षा में हमने आपको ये चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ा दिया है। ठीक है, और आप इसको अच्छी प्रकार से, मैंने सूत्र भी पढ़ा दिए हैं। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया हमारा। चलिएगा, इसी में पंचमी तत्पुरुष समास भी कर लेते हैं, ये छोटा सा ही है। ठीक है, तो फिर षष्ठी और सप्तमी बचेंगे, आगे देखेंगे। आइएगा नंबर 5वां, पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास क्या होता है? कहते हैं जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में आवे, तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। तो पहले से ही समझते आ रहे हैं, जिसमें द्वितीय शब्द आए, द्वितीयांत आए, वो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीयांत आए, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी आए, चतुर्थम तत्पुरुष, और पंचमी आए तो पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, सीधा था। अब आइएगा, मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचम्यंत शब्द, ये हर जगह नहीं हो जाता, हर पंचमी के साथ नहीं होता। कहते हैं मुख्य रूप से यह समास तब होता है जब पंचम्यंत शब्द, कोई पंचम्यंत शब्द है, उस का भय, भीति और भी के साथ आवे, माने इनके साथ ही समास होता है मुख्य रूप से। तो क्या इनके साथ ही मुख्य रूप से होता है? जैसे देखिएगा, इसके लिए एक सूत्र है, ये 2 नंबर टिप्पणी दिखाई है, सूत्र है, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है, पंचमी भयेन 2:1:37। ये तो महर्षि पाणिनि का सूत्र, पंचमी भयेन माने भय शब्द के साथ में पंचम्यंत का समास होता है। और ये वार्तिक है कात्यायन का, ये कहता है भय भीति भीत, हाँ, भय भीत भीति भी भिर्रिति वाच्यम। ये वार्तिक ये कहता है कि इस भय के साथ में केवल भय को ही नहीं, भय के अलावा भीत, भीति और भी, इन शब्दों को भी जोड़ लेना चाहिए। अर्थात पंचम्यंत शब्द का इन 4 शब्दों के साथ में समास होता है, और वो पंचमी तत्पुरुष समास होता है, ऐसा बताना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने 3 शब्द कम कर किए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये कहते हैं, आइएगा देखते हैं, यहां पर उदाहरण देख लेते हैं। चोराद भयम चोर भयम, देखो पंचमी आ गई है, ये भय शब्द है नपुंसकलिंग। चोर भयम माने चोरों, चोर से भय, डर। स्तेनाद भीति ही स्तेन भीति, तो स्तेन माने चोर है। ठीक है, चोर से भीति ही, भीति का अर्थ, भीता का अर्थ माने डरा हुआ, भीता का अर्थ डरा हुआ। ठीक है, चोर से डरा हुआ। वृकाद भीति ही, वृक भीति ही, भीति का अर्थ है भय, माने भेड़िए से भय, यहां समास हो गया। ऐसे ही आयशसः भी, आयशो भी, आयशसः माने अपयश, क्या? आयश माने अपयश, अपयश से डर। भी का अर्थ है डर, माने अपयश से डर को बोलते हैं आयशो भी। तो ये भी पंचम्यंत भी के साथ में समास हो गया है। एक तो ये होता है इस स्थिति में 4 शब्द दे दिए पंचम्यंत के साथ के समास के। ठीक है,
आगे आ जाइएगा, एक और है बस। अच्छा नंबर, स्तोक, अंतिका, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द एवं कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते हैं, परंतु पंचमी का लोप नहीं होता है। थोड़ा विशेष है, कहते हैं स्तोक शब्द है, अंतिक माने स्तोक का अर्थ होता है थोड़ा, अंतिक का अर्थ होता है समीप, दूर, दूर का अर्थ होता है दूर। ये शब्द तथा इनके पर्यायवाची शब्द हैं, ये और इनके पर्यायवाची अन्य, ठीक है। और कृच्छ शब्द, क्या कृच्छ शब्द, कृच्छ का अर्थ होता है कठिन शब्द, इनके साथ में कोई भी पंचम्यंत शब्द होता है उसका समास हो जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। परंतु समास होने पर बीच की विभक्ति का जो पंचमी विभक्ति है उसका लोप नहीं होता है, ये विशेष बात है, ठीक है। ये कहां होता है, इसके लिए सूत्र है एक, मैं सूत्र दिखाता हूं कि देखिएगा। ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का, तो कांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिकतेन, स्तोक शब्द, अंतिक शब्द, दूर शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द और कृच्छ शब्द, इनका माने ये क्या बोलते हैं, ये पंचम व्यंत हो तो इनका कत प्रत्यांत, कोई कत प्रत्यांत शब्द है उसके साथ समास होता, हर किसी के साथ नहीं हो जाता, कत प्रत्यांत शब्द के साथ होता है, ठीक। अब देखिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा, आ जाइए। उदाहरण बहुत सरल है, देखिए। स्तोकात् मुक्तः, स्तोकान् मुक्तः, ये मुक्त शब्द क्या कत प्रत्यांत है। तो स्तोक माने थोड़ा, और पंचमी, पंचमी का लुक नहीं हुआ, यहां संधि होकर के त को न हो जाता है, तो क्या बन गया है, स्तोकान् मुक्तः, पंचमी का लोप नहीं होता, ये विशेष बात होती है यहाँ पर, हर जगह नहीं, यहीं पर केवल इन शब्दों के साथ। ऐसे अंतिकात आगता, अंतिकादागता, तो ये भी कत प्रत्यांत है, माने समीप से आया हुआ। दूरात आगता, दूरादागता, ये त को संधि से क्या हो रहा, द हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ द हो गया, यहाँ पर भी द हो गया, और यहाँ न हो गया है संधि से, है। दूरादा, कृच्छ्रात आगता, कृच्छ्रागता, माने कठिनता से आया हुआ। तो ये देखिए पंचमी का लुक नहीं हुआ, पंचमी बनी है, बस ये पंचमी तत्पुरुष समास है, बस इतना ही आपको तैयार कर लेना है, आपका पंचमी तत्पुरुष समास तैयार हो गया, ठीक है। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया, पंचमी हो गया आज की कक्षा में। अब आ रहा है षष्ठी तत्पुरुष समास, ये थोड़ा सा बड़ा है, विशेष है, इसमें अपवाद भी आते हैं, तो उसको मैं समझाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है, ये बड़ा प्रकरण है, काफी लंबा है, ठीक है। ये सप्तमी षष्ठी यहाँ तक है, तो सप्तमी है, सप्तमी थोड़ा सा ही है, ठीक है। फिर ये आपका सप्तमी हो जाएगा, फिर कर्मधारय हम पढ़ेंगे, तो ये मुख्य रूप से निरंतर हम आपकी कक्षा चला रहे हैं, पूरा समास प्रकरण आपको इसमें पढ़ाना है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, और आपको लगता है कि उत्तम सामग्री है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए सर्वेभ्यो नमः।